Assalamualaikum everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah here. अच्छा भाई, कल के सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के बाद बिल आखिर कल रात कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो गई और इमरान खान एक और वज़ीर आज़म बन गए पाकिस्तान की तारीख में जो अपनी जो मुद्दत है 5 साला मुद्दत वो पूरी नहीं कर सके, लेकिन इन्हें एक जमहूरी और आइनी तरीके से उस मनसब से हटाया गया है। But he also became the first one to be voted out of office. हाँ, so vote of no confidence. So पहले हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद हटाया गया और कल सारा दिन बड़ा स्ट्रेसफुल गुजरा। सारा दिन, दोपहर, शाम और रात को तो लिटरली हर पाकिस्तानी से आप बात करें, क्योंकि आपको पता ही है हम तो आपकी और अपनी बात करते हैं, और इर्द गिर्द हर एक के चेहरे पे टेंशन थी। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। फिर टेलीविज़न पे जिस तरह की खबरें आ रही थी और कल रात हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू सुनी हमने और उन्होंने ये कहा कि टीवी पे जो देख रहे हैं तो 20% ऑफ द ओरिजिनल सिचुएशन है। सो वो इतनी सिवेरिटी है सूरत हाल की, उससे ज़रा और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। बट सबसे अफसोस की बात यह है कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। हाँ। इसमें बहुत से ऐसे मौके थे जिनको आप बॉल भी कह सकते हैं क्रिकेट एनालॉजी में, अगर हम अभी भी क्रिकेट एनालॉजी यूज करें, लेकिन बहुत से चांसेस थे जो मिस किए गए। एंड रिजल्ट यही होना था, बहुत बेहतर तरीके से भी हो सकता था। इतने बेहतर तरीके से हो सकता था कि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अच्छी लेगेसी तो छोड़ के जाएं। अभी तो बहुत डूबियस है ये सब कुछ, तो दिस कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे। सारा दिन आपको पता है ये स्पीकर कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर मिनोअन अमल कराएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो आईने पाकिस्तान और अपने मुअज़्ज़ज़ मकाम, अपनी कुर्सी और उस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ज़्यादा इमरान खान के वफादार हैं और वो इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चले गए। कल के सीरीज़ ऑफ इवेंट्स और फिर आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है बाय द वे, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें सूरतें हो सकती हैं, या तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवर कर जाएं या फिर ये 15 दिन और 1 महीना भी साथ इनका चलना मुश्किल हो जाए। काश ये सबसे बड़ी बात है कि कोई इस सारे सिचुएशन से कोई सीखे, तो अगर सीखे तो बहुत बेहतर हो सकता है। टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर फर्स्ट। तहरीके अदम एतमाद की गेंद पर इमरान खान क्लीन बोल्ड, ऑपोजिशन ने पेवेलियन वापस भेज दिया। तबाह हाल मईशत की बहाली, इंतखाबी इस्लाहात और कामयाब खारजा पॉलिसी नई हुकूमत के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। कागजात नामजद की जमा हो गए। शहबाज शरीफ मुतवक्के वज़ीर आज़म, शाह महमूद कुरैशी महज रस्मी मुकाबला करेंगे। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की शोहरत रखने वाले शहबाज शरीफ के लिए वज़ारत उस्मा का ओहदा ज़्यादा कड़ा इम्तिहान साबित होगा। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इशा के बाद एहतजाज की कॉल दे रखी है। बज़ाहिर मुझे क्यों निकाला की गर्दान शुरू होने वाली है। देखिए, मुझे क्यों निकाला और फिर मुझे ऐसे निकाला, और इसमें ऐसे निकालने में बहुत सारा किरदार इमरान खान उनके रुफ़क़ा का है और बहुत से लोग बारहा इनके एडवाइज़र्स को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मेरी बात सुने, आप और मैं अल्टीमेटली वही लोग अपने साथ रखते हैं या रखेंगे जो हमारे जैसी ही बात करेंगे, और एडवाइज़र का ज़्यादा कसूर नहीं होता। मेरा ख्याल है जो एडवाइस लेने वाला है ना, वो अल्टीमेटली उसे मजबूर कर देता है कि भाई मुझे तो यही एडवाइस चाहिए, अब तुम यही मुझे दे दो। अच्छा, कुछ हैं जो ख़ास तौर पे आप जो कोट कर रहे हैं वो बातें हमने दिखानी भी हैं अपने व्यूअर्स को। साथ बता दें कि हमारे गेस्ट कौन हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हीं पे आ जाते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। हामिद मीर साहब हैज़ ऑल्सो हैड अ वेरी बिजी पास्ट वीक, क्योंकि वो काफ़ी हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आते रहे हैं, अपने तजिए भी देते रहे हैं। और फ़ाहद हुसैन भी हमारे साथ हैं। दोनों से बहुत बातें करनी है, समझने की ज़रूरत है, और हम तो चले समझ ही जाएंगे, लेकिन बात यह है कि जिनको समझ लेना चाहिए, लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस, वो हुए हैं कि नहीं। अच्छा मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। मीर साहब, आगे की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन सीरियसली वी कैन नॉट स्टिल गेट दिस आउट ऑफ आवर माइंड, क्योंकि कल रात को जो हुआ उससे पूरी कौम बड़ी टेंशन में थी, बड़ा स्ट्रेस में था, तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर करके आगे की बात करना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है ये ठीक होगा नहीं। तो कल रात जो सब कुछ चल रहा था, इनफैक्ट सुबह से जो सब कुछ चल रहा था, इसमें क्या कुछ होता रहा एक्चुअली, और फिर कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं, सहाफ़ती इदारे हैं, उन्होंने खबर भी छापी जिसकी बाद में ऑल्दो तरदीद भी आ गई, लेकिन इस्लामाबाद में सूरत हाल ख़राब होते होते रह गई, ये कहना ठीक है? बेसिकली मीर साहब, बिहाइंड द सीन्स आप बता दें जितना बता सकते हैं। हाँ, अब्दुल्ला और हुमा,
ये बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत मेहरबानी कि आपने आखिर में कहा जितना बता सकते हैं उतना बता दें, ठीक है। और मैं इतना ही बता सकता हूं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और अभी शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन कल जब उनकी वज़ारत उज़्मा का पहला दिन होगा, यानी कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उसके साथ ही उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और वो ये कि जैसे ही वज़ीर आज़म का इलेक्शन मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो अपनी असम्बलियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे देंगे, कौमी असम्बली की रुकनीत से। ये फैसला आज हुआ है। बनी गाला में इमरान खान साहब ने काली ऐनक लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC के इजलास की सदारत की है और उसमें बहुत से जो CEC के मेंबरान थे जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो इस ऐलान से मुत्फिक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अब उनको कल इस्तीफा तो देना पड़ेगा। तो ये जो भी हुआ है ये दरअसल एक आप ये समझ लें कि एक ग्रेट ट्रेजेडी थी। एक ग्रेट ट्रेजेडी इस तरह के एक अजीम अलमिया था कि एक हीरो था, उसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसने एक हॉस्पिटल बनाया, तो उसका ख्याल था कि मैंने अगर हॉस्पिटल बना दिया है तो मैं नया पाकिस्तान भी बना दूंगा। और फिर उसने पहले 1997 में इलेक्शन लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई, फिर 2002 में इलेक्शन लड़ा, उसको एक सीट मिली, उसके बाद 2013 में इलेक्शन लड़ा, मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर वो 2018 में इलेक्शन लड़ा तो कुछ एलाइज के साथ मिलकर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी बैड गवर्नेंस है और जो उसकी एरोगेंस थी और उसकी जो और बहुत सी खामियां थी और जो और नाअहल मशीर जिन्होंने कान पकड़ लिया था खान साहब का, तो उन्होंने खान साहब को इस अजीम सानहे से, एक अजीम अलमिये से दो चार किया है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं जिनके खिलाफ तहरीक में एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है। और अभी वो सबक नहीं सीख रहे हैं और कल वो जब असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद उनका ख्याल है कि शायद बाकी भी जो है ना लोग प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वहाँ से उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। पंजाब में उनकी पार्टी के बहुत से MPs हैं, वहाँ से शायद वो इस्तीफे नहीं दें। अभी इस पर फिलहाल चलें, इस पे कहना कबल वक्त है। एक मुख्तसर बात आपके लिए भी और सबके लिए, मीर साहब यस नो में जवाब दीजिएगा, फिर फाद साहब की तरफ जाने। काली ऐनक खान साहब ने इंडोर भी लगाई हुई थी? जी, इंडोर लगाई हुई थी। अच्छा। जो बनी गाला में उनका दफ्तर है, अच्छा, वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई थी, शायद अपनी आंखों की जो सुर्खी है वो उसको छुपाना चाहते थे कि सारी रात में सो नहीं सकिया। बस मीर साहब, हम इतना ही कंफर्म करना चाह रहे थे। बस इतना ही काफी, 20% ऑफ इट इज क्वाइट इनफ फॉर अस। फहद साहब आपसे भी यही बात करेंगे। मीर साहब ने बड़ी पुरानी बातें भी याद दिलाई, जैसे 92 का वर्ल्ड कप जो कि खान साहब ने हमें भूलने नहीं दिया, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल बनाना। मतलब व्हेन यू हैव सो मच गोइंग फॉर यू, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? तो ये एक सवाल जो है, जहां आपकी पॉपुलैरिटी है, जहां आपके इतने अच्छे आपने काम ऑलरेडी किए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी गवर्नेंस भी बड़ी ज़बरदस्त होगी इसी वजह से, और चूंकि आप पीछे भी बड़ा अच्छा काम करते आए हैं तो आगे भी मुल्क को एक अच्छी जगह लेके जाएंगे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। एडवाइजर्स का कसूर हम इसमें माने या खुद खान साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी जिसमें ईगो एरोगेंस भी अब तो नज़र आता है, तो उसको कसूर देंगे? क्या कहेंगे आप? शुक्रिया उमा अब्दुल्ला। देखिए, ये तो आपने इतना एक वसी सवाल पूछ लिया है, यानी कि ये वो टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ PTI। इसमें तो मेरे ख्याल में शायद हामिद मीर साहब किताब भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा मुझे इनकरेज करें तो मैं भी लिख सकता हूँ उस पर। लेकिन ये कि मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन था जो इंडिविजुअल मीर साहब ने जिक्र किया कि ट्रेजेडी है, मैं इसको कहूँगा एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, यानी जिसमें एक हीरो है और जो एक बड़ी बुलंदी से फिर वो गिरता है और फिर उसके जो बड़े ह्यूमन फ्लॉज होते हैं वो मैग्नीफाई होते हैं एक एपिक प्रोपोर्शंस पे। तो खान साहब का कुछ ऐसे हुआ है कि उनकी देखिए हर शख्स की पर्सनालिटी में, हम सब की पर्सनालिटीज में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, और वो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ्स जो थी वो ऑपोजिशन में वो नजर आई, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उनकी जो कमजोरियां थी वो सामने आना शुरू हो गई। और दूसरा जो उस पे जो मेरे ख्याल है जो जिसे कहते हैं कि जख्मों पे जो नमक छिड़का गया, वो ये कि वो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए जो उस कमजोरियों को ढांपने की बजाय उनको उन्होंने और उजागर करना शुरू कर दिया।
और ज्यादा उनको फीड करना शुरू कर दिया, और ज्यादा उनको कहा कि नहीं जी आप तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप तो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल आप जो चढ़ दौड़े, आपके अलावा तो पाकिस्तान में ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो यानी कि वो जो एडवाइजर जो एक आपकी खामियों को बैलेंस करते हैं वो यहाँ पे उल्टा हो गया, और जो थोड़ा सा सीधी बात करता था या सच्ची बात करता था वो तो फिर एडवाइजर रहता नहीं है। फाद साहब यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हम एडवाइजर्स को अक्सर मुरद इल्जाम ठहराते हैं लेकिन अल्टीमेटली बंदे के एडवाइजर वही होते हैं जिनको वो रखना चाहते हैं, जिनकी बात उसे पसंद आती है। ऐसा ही बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखिए मेरे ख्याल में ये मैं इस आर्गुमेंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लीडर। अगर आपके पास अच्छे एडवाइजर नहीं है तो वो आपका कसूर है। और खान साहब जब कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी टीम सिलेक्शन है, तो वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। और अभी भी देखिए जो ये फैसला साजी हुई है जिसका हामिद मीर साहब अभी जिक्र करते इस्तीफों की, ये उन्हीं एडवाइजर्स की तजवीज पे हुई है जो उनको यहाँ तक लेके आए हैं। ये वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, और इससे न सिर्फ ये कि उनको आने वाले दिनों में सियासी तौर पर नुकसान होगा, बल्कि उनकी पार्टी जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिविजन हुई भी हैं ये और ज्यादा कमजोर होगी। और इससे लगता यह है कि वो अपनी गलतियों से अभी तक कुछ सीखे नहीं। अच्छा मीर साहब, कल असद कैसर साहब इस बात पे मुसिर थे, मतलब अल्टीमेटली वो इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन ये क्या लास्ट मिनट फैसला था और या फिर उनकी ख्वाहिश थी? शुरू में खबरें आ रही थी कि वो वोटिंग कराना चाहते हैं, स्टाफ भी उन्हें एडवाइस कर रहा था, लीगल टीम भी उन्हें एडवाइस कर रही थी, लेकिन वो नहीं खड़े हो सके आइन की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर, उस ओहदे की खातिर इमरान खान साहब के सामने। और जिस पे मीर साहब डिबेट ये भी बहुत उठ रही है कि उस कुर्सी का क्या फायदा, उस कुर्सी की क्या सैंक्टिटी है जब उस पे जो बैठा भी हो तो ही स्टिल लिसनिंग टू हिज पार्टी डायरेक्टिव। तो आप तो फिर शायद इस कुर्सी पे हमेशा किसी न्यूट्रल को ही बैठना चाहिए, बिकॉज वो सारे काम तो उसी को करने थे जो कि ही रिफ्यूज टू डू एंड देन ही रिजाइंड। अच्छा अब्दुल्ला और हुमा, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो लोग इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं ना, समटाइम्स उनके लिए खुल के बोलना इसलिए मुश्किल होता है कि अब असद कैसर साहब जो हैं उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी उन मजबूरियों का यहाँ पे खुल के जिक्र करूँ। मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। जब 96-97 में PTI जो है उसके पास बहुत ही थोड़े लोग होते थे, तो उस वक्त भी असद कैसर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही होते थे, और मैं पहली दफ़ा उनको उसी वक्त मिला था नौशहरा में। अब मसला ये है कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल कल अपोजिशन से एक गैर एलानिया ज़ुबानी कलामी वादा किया था कि मैं 8 बजे वोटिंग करवा दूंगा, जिसका साद रफीक साहब ने बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिक्र भी किया। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि ये असद कैसर ने ये कमिटमेंट किया, तो उन्होंने 2 अपने मिनिस्टर्स उनके पास भेजे और उन्होंने असद कैसर के साथ जाके बड़े सख्त अंदाज में बात की कि यार आप कैसे आदमी हैं, आप अपने मौसम के साथ एहसान फरामोशी करने लगे हैं। तो असद कैसर ने कहा कि मैं स्पीकर भी तो हूँ ना मेरा। फिर उन्होंने रूल्स की किताब निकाली, वो दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकाली, वो दिखाई, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हम और तुम, यानी कि असद कैसर और हम, वो जो 2 मिनिस्टर थे, हम जो कुछ भी हैं इमरान खान की वजह से, तो हम उसको डिच नहीं कर सकते। असद कैसर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तलख कलामी हो गई। फिर वो इमरान खान के पास गए। इस दौरान में जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी लीगल थे नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के, वो असद कैसर साहब को मुसलसल समझा रहे थे कि सर ये आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते, और ये जो असद उमर साहब और कासिम खान सूरी साहब बार बार हवाला दे रहे हैं आर्टिकल 69 का कि अदालत जो है वो कौमी असम्बली के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, ये सही बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत से फैसले आ चुके हैं, ये बात चल रही थी। फिर आपको याद होगा कि फिर असद कैसर साहब जो हैं उनको फिर उनके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि बजाय देखो कि इमरान खान तो बनी गाला में बैठा हुआ है, वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहा है, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, तुम नाअहल हो जाओगे, तो तुम इस तरह करो, तुम इस्तीफा दे दो। उन्होंने फिर इस्तीफे पे सलाह मशवरा किया। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कोई तकरीबन 11:28 या 29 मिनट पे लाइव ट्रांसमिशन में जुनेद साहब को बताया था कि अब वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, और जैसे ही मुझे वो कंफर्म हुआ कि इस्तीफा हो जाएगा, तो फिर उन्हीं के सेक्रेटेरिएट में जो मौजूद हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि अब वोटिंग भी हो जाएगी और वोटिंग अयाज सादिक साहब कराएंगे, और फिर मैंने फौरन जुनेद साहब को ये भी बता दिया कि अब जी वो सारा कुछ तो हमने देखा। अच्छा ये तो एक ये हो गया, इफ आई कैन फाद साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है। हम इनके
एडवाइज़र्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो लोग थे उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता है, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े वो सीनियर सियासतदान हैं। अब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जैसी चीज़ में भी वो बिल्कुल मुलव्विस रहे और हाँ में हाँ मिलाई, पूरा उनका अपना जितना उन्होंने करियर में काम किया है वो भी गया, साथ जो डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे पाकिस्तान के बाकी मुल्कों में काम करते हैं वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि इधर हुआ क्या। तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग भी खान साहब के ऑरा में इस तरह आ गए कि नोबडी इज सीइंग रीजन। उमा, मेरे ख्याल में यही वो प्रॉब्लम है जो अब इस पार्टी को यहां तक ले आया है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो सारा डिप्लोमेटिक केबल का जो मामला जिस तरीके से उसको उठाया गया है और उसको हवा दी गई है, इसमें वाकई में कुछ भी नहीं है। यानी हमने जितने यहाँ पे जराए से बात हो सकती है हमने किया है और हर तरफ से यही बात हो रही है कि ये एक रूटीन सा केबल है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक ज़बान सख्त इस्तेमाल हुई थी, लेकिन हमारे सफीरों का और दुनिया में तमाम मुल्कों के सफीरों का काम ही है कि उन्होंने जो है वो इस तरह के केबल्स जो है वो भेजने ताकि अपनी उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अवेयर रहें। अब ये बात आपकी ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जिम्मेदारी थी कि अगर उनका लीडर जो है वो इस तरफ जाना भी चाह रहा है तो वो उनको समझाएं कि ये इससे न सिर्फ ये कि हमारी सफारतकारी को नुकसान होगा, बल्कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसको कितना नुकसान होगा, हमारे डिप्लोमेट्स का मोराल कितना लो होगा और हमारी जो एक साख है दुनिया में वो कितनी मुतासर होगी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं जाती तौर पर मुझे बड़ा दुख है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी बजाय कि कुछ रिस्ट्रेंट काउंसिल करें, उन्होंने मजीद उसको हवा दी है। अच्छा फाद साहब, मीर साहब, अभी हम आपको रोकेंगे। खबर है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। इमरान खान काबीना और इनके मुशीरों और मुअव्विनीन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। फाद साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बताइएगा कि बेहतर नहीं होगा कि क्योंकि अब अपना तमाम नैरेटिव इमरान खान साहब इसी केबल और गद्दारी और मुहिब्बे वतन के बेसिस पे बना रहे हैं, तो ये जो आने वाली गवर्नमेंट है सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देना चाहिए ना कि केबल सच थी झूठ थी। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो अगर तो वाकई सच नहीं है तो फिर पॉलिटिकल एडवांटेज इन्हें मिलेगा। साहब, क्या ये केबल वाकई मतलब देयर इज नो वे कि इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि लोगों में ये डिवीजन हमेशा रहेगी। नोबडी विल हैव सीन द केबल, लेकिन ही सेड शी सेड पे एक क्लियर डिवीजन जो कि ऑलरेडी कैसे खत्म कर सकते हैं? पोलराइजेशन तो ऑलरेडी शदीद किस्म की हो चुकी है पाकिस्तान में, तो ये किस तरह खत्म होना है? देखिए हुमा, मेरे ख्याल में जो तो बिल्कुल जो पीटीआई की और इमरान खान साहब की जो कोर सपोर्ट है, कोर जो बिल्कुल है, उसको आप जो मर्जी कह दें, वो रीजन और रैशनैलिटी से ये फैसला नहीं कर रहे कि उन्होंने खान साहब के साथ रहना है कि नहीं रहना। लेकिन उसके अलावा जो एक अनडिसाइडेड वोटर था या जो दीगर लोग थे जो खान साहब की तरफ ग्रेविटेट किए थे 2018 में, और वो इस वक्त वाकई में समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में इस केबल में कोई ऐसी चीज है जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इस केबल को डीमिस्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता यूं है, बल्कि मुझे ये बताया भी गया है जो अब नई गवर्नमेंट आ रही है उसके कुछ जिम्मेदार लोगों ने, कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये है जो आपने किया कि क्या इसको पब्लिक किया जा सकता है, और अभी तक जो मुझे समझ आ रही है, जो बताया गया, वो ये कि इसके पीछे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होती है और उससे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो शायद बिल्कुल तो वो चीज पब्लिक ना की जाए, लेकिन जहां तक रियासती इदारे इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये वो चीज नहीं है जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो होगा। और आने वाले दिन में ये मेरे ख्याल में एस्टैब्लिश किया जाएगा कि ये एक रूटीन केबल है और ये वो नहीं है जिस तरीके से पीटीआई। अच्छा, ये सारा कुछ हो भी सकता था इससे पहले भी, लेकिन इसकी पता नहीं क्या वजूहात थी। मीर साहब, ये जो केबल, अगर ये इतना बड़ा मामला नहीं है और बात का बतंगड़ ही बनाया गया, तो क्यों हमारे रियासती इदारों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि अगर इमरान खान साहब अपने ओहदे से हट रहे हैं तो उन्हें मजीद किसी हजीमत का सामना ना करना पड़े? लेकिन कौम का ये हक है कि वो जाने कि ये सच है कि झूठ है। किसी की हजीमत या किसी की शर्मिंदगी या किसी के सुरखरू होने की खातिर सच और झूठ पे पर्दा तो नहीं डाला जा सकता। मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? आई गेस हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फहद, अगर आपने ये सवाल सुना है तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब हमारे रियासती इदारे, क्योंकि इमरान खान चले गए हैं और एक रीज़न ये दी जा रही थी कि जनाब उनको किसी एम्बैरसमेंट में नहीं मुब्तला करना चाहते, इसलिए ब्लैक एंड वाइट में नहीं बता रहे कि सच है या झूठ है, अब आपको लगता है कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस केबल के ऊपर ब्लैक एंड वाइट अपना मौक़िफ़ दे देंगे? जी अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में बिल्कुल यूर स्पॉट ऑन। आई थिंक मामला ऐसा ही था कि हमने भी ये सवाल जो पहले किया था कि जब इतना मामला इस नहज पे पहुंचा हुआ है
कि पूरी जो रनिंग ऑफ द स्टेट है उसको वो इफेक्ट हो रही है, तो क्यों नहीं बाकायदा तौर पर आकर कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये ऑफ द रिकॉर्ड क्यों चीजें बताई जा रही हैं? तो उसका जवाब हमें यही मिला था कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से हुई भी है कि ये हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि मामला सेटल हो रहे हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई है, नई गवर्नमेंट आ रही है, और वो नई गवर्नमेंट भी यही समझती है कि इस केबल में वो सब कुछ नहीं है जो खान साहब बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली एक सरकारी प्लेटफॉर्म से विद स्टैंप ऑफ अप्रूवल मेरे ख्याल में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये केबल जो है ये रूटीन केबल है और इसमें कोई साजिश का आंसर नहीं है। क्योंकि वो जो न्यूट्रल पाकिस्तानी है उसने नई गवर्नमेंट की बात भी नहीं सुनी, उसने न्यूट्रल लोगों की बात ही सुनी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हैं। और इस पे भी जरा आप रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि अपोजिशन का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब को एक प्लान के तहत या एक डिज़ाइन के तहत लाया गया था 2018 में। अब जो तमाम तब्दीली आई है इस पे भी सवाल है कि क्या ये सारा तो कोई और नया डिज़ाइन नहीं है? देखिए, इस वक्त तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है हर तरफ से कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से मुदाखलत नहीं हुई है। और ये हमने बार बार जो मुख्तलिफ, या तो वो मुनरिफ अरकान हैं या जो पिछली गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन जमातें, उनके तमाम तर लोगों से बार बार ये पूछा कि वो जो टेलीफोन कॉल्स का सिस्टम था, जो सिलसिला था, वो जारी रहा कि नहीं। और तकरीबन सब ने ये कहा है कि इस तरीके से नहीं हुआ। तो ये बात तो ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह की सपोर्ट पीटीआई गवर्नमेंट को मिल रही थी इदारों से, जब उन्होंने स्टेप बैक किया है तो वो जो स्पेस खुली है उसका अपोजिशन ने फायदा उठाया है। और उस हवाले से मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल सियासी जो एक प्रोसेस है उसके जरिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस की वजन के तले जो है वो दब कर गिरी। अच्छा, मीर साहब से रब्ता हुआ हमारा कि नहीं? आ गए जी उनसे। जी मीर साहब, अच्छा मीर साहब, अब ये तो हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं अबाउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट। खास तौर पे पॉजिटिव्स भी कोशिश करना चाहिए कि हम गिने। खासतौर पे कोविड पेंडेमिक बड़ी अच्छी तरह संभाला खान साहब की हुकूमत ने। फिर एहसास प्रोग्राम भी बड़ा ज़बरदस्त चला। सेहत कार्ड अभी भी बड़ा डूबियस है, बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग दैट। उसमें चले नहीं घुसते, नई गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि बहुत अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें और आम लोगों की बड़ी ओपिनियन अब जाहिर होती है, कोई ज़्यादा फेथ इस चीज़ में भी नहीं है कि ये पीडीएम जो है ये ज़्यादा देर तक इकट्ठे रहेंगे। तो आप ऑब्वियसली बड़ी नज़र रखते हैं, आप जानते हैं इन सारों को पर्सनली। क्या ख्याल है कि मैं एटलीस्ट नेक्स्ट इलेक्शंस तक ये मामला संभला रहेगा? देखिए, मैंने ये मामला जो है ये परसों शाम को बड़ी तफसील से शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, तो उसमें ये बात डिस्कस की थी। और उनका ये ख्याल था कि ये चैलेंज है, लेकिन मुझे इन सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि इसके बगैर तो मेरी सर्वाइवल नहीं है। अब कल आपने देखा होगा कि जब तहरीकत में एतमाद मुकम्मल हुई और अभी उसकी वोटिंग के रिजल्ट को अनाउंस भी नहीं किया गया था, तो 3-4 पार्टियां जो हैं वो नेशनल असेंबली की गैलरीज में अपने अपने नारे लगा रही थी। और मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था कि यार अभी तो आपकी हुकूमत भी नहीं बनी, तो आप एक दूसरे के मुकाबले पे नारे लगाना आपने शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी वाले अपने नारे लगा रहे थे, नून लीग वाले शेर पे लगे हुए थे, और जेयूआई के तो एमएनए जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को देख के नारे लगा रहे थे। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया इससे कि कल के दिन तो आपको कम से कम अपनी पार्टी के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, कोई आपको इज्तिमाई नारे लगाने चाहिए थे। ऐसे नारे लगाने चाहिए थे जिसमें आपकी इज्तिमाइयत, आपका इत्तेहाद नजर आता। नया नारा बना ही लेते, थोड़ा क्रिएटिव हो जाते। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लीडरशिप है ना इनकी, आसिफ जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और खास तौर पे जो बलोच लीडरशिप है, जिनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। याद रहे 4 वोट हैं बीएपी के, 4 वोट हैं बीएनपी अख्तर मेंगल ग्रुप के, तो ये 8 वोट बनते हैं। और फिर शाहजहान बुख्ती साहब हैं और असलम भुतानी साहब हैं, ये 10 वोट हैं बलोचिस्तान के। ये 10 वोट है, क्रूशल वोट है। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को जो बलोचिस्तान का एहसास महरूमिया उसको खत्म करना है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान का एक मसला है, आपका मेरा हर आम आदमी का मसला है, जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इससे एग्री करेंगे। सबसे बड़ा मसला है आईएमएफ के साथ जो डील की इमरान खान ने, पाकिस्तान को आईएमएफ को गुलाम बना दिया। आपके घर जो बिजली का बिल आता है, जो गैस का बिल आता है, जो पानी का बिल आता है, जितने भी बिल आपके घर पे आते हैं,
वो उन सब बिलों में IMF के मुसल्लत करदा टैक्स जो है बिल्कुल उसको रीनिगोशिएट करना, फिर पेट्रोल पे जो सब्सिडी चल रही है वो उससे कितना कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, वो कैसे मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, फहद हुसैन साहब। लेकिन इट टेक अ कपल ऑफ डेज, मेरा ख्याल है कि अभी भी समझना बहुत से सवाल हैं तो समझनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। खिताब के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इस दिन के एतबार से बात की और इस दिन को चूँकि इसी दिन वोटिंग के ज़रिए एक नाअहल गैर जमहूरी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर से छुटकारा हासिल हो रहा था, तो लिहाजा उस दिन को उस एतबार से भी बिलावल साहब ने बहुत सिग्निफिकेंट करार दिया, तो इस पर भी पूरी कौम को मुबारकबाद हो। 2 बरस का सफ़र रहा है बिलावल साहब का अपनी इस कन्विक्शन के साथ और बिल आखिर हम फातेह हुए इसके अंदर। जिस तरह से मैंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद की, स्ट्रगल किया। जरदारी साहब ने बतौर सदर उस आइन को मजबूत किया और बिलावल भुट्टो साहब ने इस आइन का दिफा किया। तो ये पूरा स्ट्रगल है जो पीपल्स पार्टी का है। और जब बिलावल साहब इस आइन की बात करते थे तो उनकी आंखें भर आती थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्री में बल्कि बचपन से अपनी वालदा को इस आइन की रेस्टोरेशन, उसकी बहाली के लिए जिद्दोजहद करते देखा, अदालतों में जाते देखा, अपने वालिद को जेल में देखा, उनको सख्त तरीन शाज़िया मरी साहब बात कर रही हैं आइन की रेस्टोरेशन, आइन की बहाली के बारे में बात कर रहे हैं। इस सारे एपिसोड में एक बात तो तय हो गई है कि हमारे नौजवानों को आइन की अहमियत ये क्यों है, इसकी वजह से पाकिस्तान किस तरह से कायम है और इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा, ये समझाने और ये कोर्स में डालने की अब ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। हमने मेंशन किया, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में आप वही सारे पॉलिटिकल केओस में आपको पता ही है, हमने रमज़ान अल मुबारक की उस तरह से बात नहीं की है, लेकिन रमज़ान आ गया है, रमज़ान चल रहा है और पहले 7 रोज़े कैसे गुजरे? आज 7वां है, वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग, समझ भी नहीं आएगी क्या हुआ। अब तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेटल हो गई हैं, इसलिए आपको दोबारा से बताना चाहते हैं और आपकी तवज्जो उन इदारों की तरफ दिलाना चाहते हैं जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं और जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी नेकी एक तो आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा और किसी की ज़िंदगी बचा सकती है लिटरली। और इंडस अस्पताल मतलब पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें कुछ इदारों पर फ़ख्र है, उसमें सर्टनली इंडस अस्पताल एक है, वन ऑफ देम एब्सोल्युटली। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल बारी खान फ्रॉम इंडस अस्पताल, हमारे शो पे आते भी रहते हैं, ख़ासतौर पे रमज़ान में तो बहुत गुफ्तगू होती है डॉक्टर बारी के साथ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बारी साहब। डॉक्टर साहब, आवाम की आगे के लिए सबसे पहले तो आप ये बता दें हमें कि इस वक्त इंडस अस्पताल के टोटल कितने नेटवर्क्स हैं और ये क्या क्या काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस हॉस्पिटल 2007 में एक हॉस्पिटल कराची में शुरू हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसमें 8 प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, बाकी हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं। हम जो इसके अलावा हमारे जो है ना 4 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर, 4 ब्लड सेंटर्स और हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में कोई हमारे पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे कंटेनर क्लिनिक्स हैं, फिक्स क्लिनिक्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं और बोट क्लिनिक है जो इंडस रिवर पे चलता है। और इसमें हम तकरीबन इस पूरे नेटवर्क में तकरीबन 4.5 से 5 लाख मरीज़ माहाना मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अच्छा बारी साहब, ये बताइएगा कि इंडस अस्पताल का दायरा बढ़ाने के लिए मतलब जितने लोगों को मरीज़ों को एकोमोडेट कर सकता है, इससे बहुत काम भी हो रहा है। ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सहूलत ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को पहुंचाई जा सके,
आवाम से आप कोई स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करना चाहेंगे जिसमें आपको मदद दरकार है, जो आपके नियर फ्यूचर गोल्स हैं, जिसमें लोग अगर मदद करें तो अचीव कर सकते हैं आप लोग? देखें, मैं समझता हूँ कि जी इतने गैप्स हैं हेल्थ केयर के अंदर, इतने मसाइल हैं कि वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मिल के नहीं कर सकता, हम सबको मिल के करना होगा। और इसके लिए जो है ना, हम आवाम से जो ताउन है, एक तो ये है कि जो लोग अपना ज़कात, खैरात, अतियात इंडस हॉस्पिटल को दें ताकि हम अपने मकासद को हासिल कर सकें। हमारी वेबसाइट है indushospital.org.pk, उसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरीके से है। हम घर से भी पिक करा सकते हैं, आप डायरेक्ट बैंक में भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। वैसे बाकी तफसीलात आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और हमारा एक UN नंबर है 111-880-880। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान। और ये इसीलिए हमने मुलाकात आपकी करवाई है कि जहाँ आपने ज़कात देनी है, अभी भी अगर दिल खोल कर एहतियात दें, इधर दे सकते हैं। ताज़ा तरीन खबर यह कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में तहरीक इंसाफ की बतौर अपोजिशन पार्टी हिकमत अमली तय की गई है। और तय क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। तहरीक इंसाफ मौसर अंदाज में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, ये फैसला हुआ है। लेकिन आई वंडर, साथ ही इस्तीफ़ों की बात भी हो रही है, तो कैसे ऐवान के अंदर शायद फिर अपोजिशन का किरदार नहीं अदा करेंगे, क्योंकि ऐवान के बाहर ये फैसला हो गया है कि अवामी राब्ता मुहिम पर मुशावरत हुई है, तबादला ख्याल किया गया है। मंगल को पेशावर में एक बड़ा जलसा हो सकता है, उसका फैसला हो गया है। और ये जो अवामी राब्ता मुहिम है, इसका आगाज़ पेशावर से ही किया जाएगा और फिर उसके बाद मुल्क भर में इन जलसों जुलूसों का सिलसिला फैला दिया जाएगा। अगले इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड को भी मुतहर्रिक किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और साथ ही खबर ये भी है कि इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है और पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज रात 9 बजे होगा बनी गाला में। वैसे आज रात को उन्होंने, आपको पता ना, अपने फॉलोअर्स को भी ये कहा हुआ है अपने कि जहाँ जहाँ हैं वो वहाँ एहतजाज करें अपने अपनी शहर में। इशा की नमाज के बाद उनकी ये कॉल है कि उनके फॉलोअर्स ज़रूर भरपूर अंदाज में बाहर निकलें और एहतजाज करें। अच्छा जी, आपको पता ही है हम कल के इवेंट्स और अब सूरत हाल जिस तरह तब्दील हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले, जिसमें इस्तीफ़े का एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। और ये जो नए लोग हैं, नई हुकूमत, एज एन नए तो नहीं हैं लोग, हुकूमत नहीं है, पुराने लोग हैं लेकिन नए अंदाज में अब सामने आए हैं। वो किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाएंगे, संभालेंगे, इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराज़ी हमारे साथ हैं। आसमा, सबसे पहले तो यही आपसे समझ लें कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ख़त्म ऑब्वियसली अब तो हो चुकी है। इमरान खान को पार्लियामान ने फ़ारग कर दिया है, एक तारीख बन गई है। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा का एक बज़ाहिर ग्रेसफुल इख्तिताम नहीं हुआ, जो कि उनके पास मौके थे, हो सकता था लेकिन हो ना सका। तो जो कुछ पिछले चंद हफ्तों में हुआ, क्या इमरान खान को इसका सियासी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? इसको आप किस तरह देखती हैं अनफोल्ड होते हुए? पहली हुकूमत थी जिसके पीछे पूरी तरह से अदलिया भी और इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी थी। और ये बात एक बार नहीं कई बार इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये कहा कि इदारे उनके साथ खड़े हैं। उसके बावजूद अगर आप एक इलेक्टेड हुकूमत थे, कब आपको आवाम के पास जाना था, आपका आवाम के ऊपर भरोसा था, आपका आवाम के ऊपर यकीन था, तो आईने पाकिस्तान को जिस तरह से आपने जिसे कहना चाहिए वायलेट किया, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया, आपके असेंबली तोड़ने के कदम को जो है वो स्ट्राइक डाउन किया, आपके तमाम जो मामलात थे उसके ऊपर ये कहा कि ये गैर आइनी इक़दाम थे उस दौरान। तो ये सब करने से ज़ाहिर बेहतर था कि आप बहुत इज़्ज़त के साथ जो है वो आप अपनी आवाम से रजू करते, अपनी पार्टी से रजू करते, फ़ैसला करते। असेंबली को अगर तोड़ना था या ख़ुद इस्तीफ़ा देना था, आप घर चले जाते। लेकिन जो तरीका कार जो है वो इख्तियार किया गया वो अना और ज़िद के ऊपर मबनी था। और इस आइन पाकिस्तान जिसके कि आज के दिन बुनियाद रखी गई थी और आज के दिन ही उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, आपने उसको जो है वो अपने स्टेक पे लगा दिया और अपनी जो अना है उसकी भेंट चढ़ा दिया। ये जमहूरी हुकूमतें और जो हुक्मरान होते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल आई, ये सामने आई, ये कोई बहुत खुशगवार तरीका नहीं था, ये खुशगवार अंजाम नहीं था या खुशगवार इख्तिताम नहीं था, यूँ कहना चाहिए इस हुकूमत का। अच्छा, जो हुआ वो तो हुआ। ये जो नई हुकूमत है इसके लिए सर्टनली बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो इलेक्शन कैसे कराना है, डिलिमिटेशन वाले मामलात हैं, सेंसस वाले मामलात हैं। फिर सबसे पहला चैलेंज तो मौशी सूरत हाल है, मईशत मतलब क्या हाल ही है आपको पता ही है।
पेट्रोल की कीमतें भी प्रॉब्ली क्या बढ़ानी पड़ेंगी। सो क्या लगता है आपको, ये पहला फोकस इनका क्या होगा और ये कैसे आगे चलेंगे सब मिलके? अब इनके जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज होगा वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के इक़दामात करने होंगे। ये बात दुरुस्त है कि बहुत टाइम लग सकता है, वक्त लगेगा, लेकिन उसकी कम अज़ कम जो है उसको उसका शुरुआत उसकी होनी चाहिए। और एक तरह से मिसाक़ मईशत जिसकी बात करते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनको वो मिसाक़ करना पड़ेगा और उनको तहरीक इंसाफ को भी बीच में शामिल करना पड़ेगा। उनको तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनको आगे लेके जाया जा सके, महंगाई को कम किया जा सके। IMF के साथ जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें पाकिस्तान, ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ही कोई अच्छे एग्रीमेंट्स नहीं किए IMF के साथ। अब उनको अवामी ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखना होगा और एक जो चैलेंज है इकॉनमी का, जो पाकिस्तान के इस वक्त कम तरीन रिज़र्व्स हैं हमारे पास, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उनको भी आपने बेहतर करना होगा और उसके साथ साथ आपने डॉलर की कीमत जो कि चढ़ती जा रही है उसको भी मैनेज करना है, इन्फ्लेशन भी आपने कम करनी है। और स्टेट बैंक जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी दी है, ज़ाहिर है वो भी एक ऑल ऑफ सडन एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दी गई है, इस को भी देखना पड़ेगा। राइट आसमा, ये भी बताएं, अब नए सेटअप की हम बात कर लेते हैं। नए सेटअप को तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ऑलरेडी भानमती का कुंबा करार दे रहे हैं और ये कुछ ऐसी गलत बात भी नहीं है क्योंकि इतने मुख्तलिफ ख्यालात, नज़रियात रखने वाले लोग इकट्ठे चलते रहें, ये थोड़ा सा तो हमेशा ही डाउटफुल ही लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है, ये हो जाएगा या फिर टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात होगी? मुस्तकबिल में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये अब ज़िम्मेदारी होगी 3 बड़े रहनुमाओं की, ख़ास करके शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ अली ज़रदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, कि वो अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के PTI को भी इसके अंदर शामिल करें और जो एक मज़बूत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए और मुआशी निज़ाम के लिए जो है वो अपने इख्तलाफात को कुछ अरसे के लिए साइड पर रख दें ताकि पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है उससे निपटा जा सके। बिल्कुल मुख्तलिफ अनवा के लोग हो सकते हैं, इसमें कसीरुल जमाती लोग हैं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग मौजूद हैं, लेकिन यही खूबसूरती है पाकिस्तान की और यही जमहूरी अंदाज़ है कि अपने अपने नज़रियात, अपने अपने मंशूर, अपने अपने अफकार के साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आईने पाकिस्तान और जमहूरी सरबुलंदी के लिए काम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी। चैलेंज तो बहुत बड़ा इन सब के लिए, लेट्स सी क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है क्योंकि ये चैलेंज उन्हीं के कांधों पर ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी होगी इस चैलेंज की। आज वो अपोजिशन कायदीन से मुलाकात भी करेंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात होगी इनकी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह भी हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात है। MQM जो जिनका साथ बड़ा क्रूशल था, उनसे भी इनकी मुलाकात तय है और MQM से इनकी मुलाकात एक हो भी चुकी है वक्त से, और जिसमें उन्होंने इनके साथ आने पे इनका शुक्रिया भी अदा किया है। शहबाज शरीफ ने MQM का शुक्रिया अदा किया इनका साथ देने पर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी। मुशावरत जिन लोगों से हो चुकी है मुलाकात उनसे हो गई है और जिन लोगों से मुलाकात होनी है उनसे मशवरा किया जाएगा। अच्छा, साथ ही शहबाज शरीफ की BAP के रहनुमा जो हैं खालिद मक्सी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है, इसलिए बड़े इम्पोर्टेंट इनका दिन गुजर रहा है। और खालिद मक्सी साहब, बाप पार्टी के खालिद मक्सी साहब, उनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। फिर साथ ही कल हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान से खिताब किया तो उन्होंने ना सिर्फ इन तमाम सियासी जमातों का तस्करा किया बल्कि शाहज़ैन बुख्ती साहब का, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम लेके भी खुसूसी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और 174 वोट्स के साथ कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ। और हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं हुई वैसे, एज एन हॉर्स ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिकली वो जो हॉर्स ट्रेडर्स जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे उनके वोट की नौबत नहीं आई। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली वो वाली बात है। उसमें फिर ये हो गया ना कि आपको प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकती, तो वो उस चीज़ से ज़रूरत भी नहीं थी ना, मतलब उससे ज़रूरत नहीं थी और उस चीज़ से बच भी गए। लेकिन वंस अगेन अगर दोबारा एक दफ़ा सोचा जाए कि कल रात तक क्या होता रहा है तो इससे बहुत बेहतर हो सकता था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ तक बात जानी नहीं चाहिए। हम रमज़ान मुबारक के पहले अशरे के लिटरली इख्तिताम पे पहुँच गए भाई। अल्लाह मियां वी आर सॉरी क्योंकि हम ज़रा फंसे रहे इस झमेले में, और उस तरह से मुझे लगता है कि
मतलब जितना एहतमाम रमज़ान का इबादत के सिलसिले में होना चाहिए था उतना शायद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देयर स्टिल टाइम और उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ जो रिवायती चीज़ें होती हैं जैसे कि इफ्तारी की रौनक होती है और गहमा गहमी होती है और पकवान होते हैं और दस्तरखान होते हैं, अच्छा वो तो साथ जी अभी हमने ज़रा यही बातें भी करनी है बिकॉज वो हम मिस कर गए हैं। और अगर हमने वापस वो रमज़ान का फ्लेवर लाना है आफ्टर दिस 1 वीक ऑफ टेंशन तो फिर क्यों ना हम स्टार्ट कर दें। तो बहुत से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं और मैं स्टार्ट एक शहर से करना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि भाई वहाँ पे खाने के शौकीन लोग रहते हैं, गुजरावाला। उस्मान खलील इज विद अस फ्रॉम गुजरावाला। जी अब्दुल्ला हुरमा, अगर गुजरांवाला के खानों की बात की जाए तो यहाँ के तमाम खाने जायके में अपनी मिसाल आप हैं और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही यहाँ पर होटलों की रौनकें बहाल हो जाती हैं और सहरी और इफ्तारी में यहाँ के होटल शहरियों से खचाखच बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ के अगर जो मशहूर सिरी पाव की बात की जाए तो वो जायके में अपनी मिसाल आप हैं। सिर्फ गुजरांवाला से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ पर अफराद इफ्तारी के लिए आते हैं और अपने दोस्तों के साथ यहाँ के जो मशहूर सिरी पाए हैं, मगज़ है, खत है और यहाँ की जो मशहूर ठंडी ठाल लस्सी है वो पीकर अपनी इफ्तारी का मज़ा दुबाला करते हैं। कुछ शहरियों से भी बात हुई तो उनका कहना था यहाँ के जो मशहूर सिरी पाए हैं वो खाकर उनके सारे दिन की जो रोज़े की थकन है और वो दूर हो जाती है, इसलिए वो इफ्तारी में अपने दोस्तों के साथ यहाँ के जो मशहूर सिरी पाए खाने के लिए आते हैं। Not that I like what they were eating, but कितना मजा आ रहा था उनको। और जब इंसान को थोड़ा वैसे आपको थोड़ी सी भूख लगी हो तो कोई कुछ भी खा रहा हो आपको देख के खुशी होती है। मतलब the most I could have done was कि इसमें नान मैं थोड़ा सा डिप करके ले लेती, वरना अदरवाइज ये पावे इट्स नॉट माय थिंग। अच्छा, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ पाई एज वेल, बट यू नो वो जो शोरबा होता है उसमें आप छोटे छोटे टुकड़े करें नान के, उसको डुबो दें। नहीं, और भी बड़े शोरबे, इसी के शोरबे में क्यों डाल रहे हैं? इसको डुबो दें आप और थोड़ा सा छिड़के नींबू और गरम मसाला और इसको कराची में बाय द वे चूर कर खाना कहते हैं। चूर कर खाना, yes. अच्छा जी, चूर कर खाना टर्मिनोलॉजी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं जी, अली नईम हमें हैदराबाद के मशहूर छोलों के बारे में बता रहे हैं। दिस इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लतीफाबाद 7 नंबर के मकाम पर मौजूद हैं जहां पर मशहूर छोलों की फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर जो छोले हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ख़रीदने आते हैं और ख़ास तौर पर इफ्तार के अंदर इन छोलों का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आके इन छोलों को ख़रीदते हैं। इस छोलों की खुसूसियत यह है कि ये छोले एक तो गर्म होते हैं और इंतहाई स्पाइसी होने के साथ साथ बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। यही वजह है कि हैदराबाद के अंदर इस मकाम के ऊपर छोले जो हैं वो बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार के अंदर फ़रोख्त किए जाते हैं। शहरी ख़ास तौर पर इफ्तार के औकात में इन छोलों का खूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Nice, this was good, interesting. अच्छा, अभी कहाँ जाना है हमने? सक्खर जाना है। अच्छा जी बिल्कुल, हम अभी सक्खर जाएंगे क्योंकि सक्खर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर फारूकी और बता रहे हैं घंटा घर के दही बड़े, दही बड़े कहेंगे, दही भल्ले कहेंगे, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लो, मुझे खाने खा लें, कहने में क्या रखा है, नाम रख लें जो भी दिल चाह रहा है। जी बिल्कुल, रमज़ान में इफ्तार का दस्तरखान मुख्तलिफ लजीज पकवान, चटपटे दही बड़े, चाट, समोसे, जलेबियों के बगैर अधूरा होता है। और सक्खर में घंटा घर के तो दही बड़े वैसे ही बहुत मशहूर हैं, जहाँ पे आम दिनों में तो दही बड़ों के स्टॉल पे खाने पीने वालों का रश होता ही है, लेकिन ख़ास रमज़ान में असर के बाद और इफ्तार से कबल रोज़ेदारों की एक बड़ी तादाद घंटा घर आती है। रोज़ाना आते चार ले जाते हैं, इफ्तार में बच्चे खाते हैं, जायके में तमाम बेहतरीन है, इफ्तार बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बहुत यमी होते हैं, इसके मज़ेदार होते हैं दही बड़े। यहाँ पे दही बड़े जो स्टॉल लगाया हुआ है, जिन्होंने उनकी जानिब से पहले ही रेडीमेड पार्सल करके दही बड़े रखे जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो यहाँ पे खासा रश लग जाता है इफ्तार से पहले और रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रोज़ेदारों की एक बड़ी तादाद इफ्तार से पहले यहाँ पे दही बड़ों की खरीदारी करके अपने घरों को लेके जाती है। ये अली मोहम्मद खान साहब के भाई नहीं लग रहे थे? बिल्कुल, बल्कि मैंने तो देखा ही नहीं, दही भल्ले भूल गई मैं तो इन्हीं को देख रही थी कि बिल्कुल ये लग रहे थे। यासिर खैर नहीं है, यासिर फारूकी हमारे बड़े पुराने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फॉर बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग अली मोहम्मद की बड़ी तारीफ भी हो रही थी। बट उनकी जिम्मेदारी थी, वो पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर हैं, बट यू नो वो बोले और उन्होंने खूब। बट ही वाज द ओनली वन देयर, मतलब व्हाई वाज ही द ओनली वन देयर? उनकी जिम्मेदारी थी ना, आई नो, बट कोई और उनके साथ जिम्मेदारी के अलावा भी कोई मोरल सपोर्ट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। तस्वीर जो बहुत वायरल हुई है,
और यही लग रहे, ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे जो भी अपना नैरेटिव दे दें, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट यू रन अवे। और जिनके लिए ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही थी, माशाल्लाह उन्होंने तो कदम ही नहीं रखा, वो तो आए ही नहीं ना, उनके लिए बाकी सारे लड़ रहे हैं आगे, मिनियंस। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे, सरगोदा चलेंगे। और सरगोदा में जनाब कोई दूध में कोई हल्की फुल्की सेवैयां बन रही हैं। तो दूध सेवैयां होता है, इतनी भी क्या हो गया, मतलब अच्छा वैसे तो बड़ी कॉमन सी चीज है। ठीक है, हम तो सेवैयों से जरा ईद रिलेट करते हैं, लेकिन रमजान में भी ये लोग खा रहे हैं और सहरी में खा रहे हैं और इफ्तारी में भी खा रहे हैं। मलिक असगर हमें बताएंगे इस बारे में। शाहीनों के शहर सरगोदा में मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, बल्कि अशियाए खुर्दो नोश सस्ते दामों फ़रोख्त करने के लिए बुलंदो बांग दावे किए गए थे, लेकिन कहीं पर भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। लोग ज़्यादातर जो है अफ्तारी जो है वो सवैयों से करते हैं, चूँकि दिन भर गर्मी रहती है। उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर सवैयों से की जाए, दूध से की जाए, दूध दही से की जाए, और ताकि नरम ग़ज़ा खाई जाए ताकि उसको परेशानी ना हो। यही वजह है कि अफ्तारी के औकात में सरगोदा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो सवैयों के स्टॉल हैं वहाँ पर रश बढ़ जाता है। लोग ना सिर्फ अपने घरों में ये सवैयाँ ले जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर जो आर्जी होटल कायम किए गए हैं वहाँ पर भी सवैयों से अफ्तारी की जाती है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात पर डेयरी फार्म है जहाँ पर दूध दही फ़रोख्त की जाती है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद दूध दही ख़रीदने वालों की होती है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है दीगर शहरों की तरह कि यहाँ पर महंगाई का एक तूफान आया। इसको किसने सवैयां कहा है? ये फेनियां होती हैं, हमें मिसगाइड ना करें। हाँ। मलिक असगर भाई आप, हाँ ये तो हो सकता है सखर में कहते हो भाई, सखर से थोड़ी इन्होंने जॉइन किया, सरगोदा से जॉइन किया। सरगोदा में भी सखर से कहा होता किसी ने तो मैं मान जाती, ये सरगोदा वाले क्यों इसको फेनी को सवैयां कह रहे हैं? फेनियां ही समझे इन्हें। और अभी तो जरा फेनियां ज्यादा होती है, हमारे बचपन में एक चीज होती थी खजला, वो भी होता था। यहाँ भी होता है कि आप ही के बचपन में खजला नहीं था, बड़ी दुनिया खजला खा रही थी। और कुछ और बचपन की कोई याद? बस अब जरा मुझे लगता है कि अब मैंने की जोड़ी होती है, अब मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा। खाते हैं, देखना दूसरी बात है, लेकिन खाते हैं। लुकिंग फॉर जलेबियां, बगैर चीनी के शीरे वाली जलेबियां जिनको दूध में मिला के दूध जलेबी बनाई जा सके। डोंट डिसअपॉइंट मी बाय टेकिंग एवरी गुड थिंग आउट ऑफ द जलेबी। पे कार्डबोर्ड खा लो, ये पेपर पड़ा है, ये खा लो। मतलब ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है इसके बाद हमारी ये बहस चलती रहेगी। हम अभी कर रहे हैं बहस, आप वेलकम बैक। और एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि इमरान खान मुत्तहिदा अपोजिशन के हाथों क्लीन बोल्ड होने के बाद पेविलियन लौट चुके हैं, लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ में इस बात पर भी गौर हो रहा है कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएं। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को तजवीज़ दी है कि असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। इमरान खान की मनसूबाबंदियाँ एक तरफ, लेकिन बॉल जो है वो अब आने वाली इत्तेहादी हुकूमत के कोर्ट में है, क्योंकि देखा यही गया है कि जाने वाली हुकूमत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल बहुत सी और भी बातें हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने तो वजाहत कर दी है कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। जो इजाफी लफ्ज़ आता है ना कि इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा देगा। तो जरा सुन लें एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। अच्छा, अब चलें, होपफुली ऐसा ही हो कि आप बेजा लोगों को जेलों में ना भिजवाएं, बदले ना लें, क्योंकि इमरान खान अगर आज इस हाल में पहुँचे और इस नौबत तक उनके मामलात आए तो उसमें बहुत बड़ा किरदार उनकी ज़ाती अना, बदले लेने की ख्वाहिश, मतलब बचपन में होती थी लोगों को लेकिन उन्हें अब तक है, और इंतकामी कार्रवाइयाँ
जो है ना उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खैर, नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, तो आप उनसे उनके हालात से इबरत हासिल करके अपने फैसले कीजिएगा। खैर, अलबत्ता पीपल्स पार्टी लेकिन फॉर शहबाज शरीफ साहब मेरी एक वैसी सजेशन है कि तकरीरें तो इनकी होती हैं, लेकिन मतलब एक होता है कि अपनी आप स्ट्रेंथ देखते हैं तकरीरों में, तो इनकी स्ट्रेंथ है गाने में, तो अगर तकरीर भी और गाने के थ्रू एक हो जाए, जैसे तो वो हबीब जालिब की नज़में पढ़ते थे ना, तो इनका जो वो फ्लो है, हाँ वो उनका फ्लो है, तो वो फ्लो में ज़रा बेहतर लगता है। एनीवे, अच्छा जी। खैर, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि साबिक स्पीकर असद कैसर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया जाए। वैसे उन्होंने तो संगीन खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान के घर जाने से आईनी सियासी बहरान ख़त्म तो हो गया, लेकिन मुल्क में एहतजाजी सियासत और पार्लियामान और सड़कों की सियासत दोबारा। अब लेट्स सी कि हुकूमत को कितना टफ टाइम देती है और हुकूमत इस सारी सूरत हाल में किस तरह आगे बढ़ेगी। हुकूमत अगर सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहता है तो उसके लिए सर्टनली हुकूमत के लिए काम करना तो मुश्किल हो ही जाएगा। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, खान साहब अब हट गए, तब्दीली का एक मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ, अब आप लोग हुकूमत साजी करने जा रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि कौन से 3 बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर नया जो सेटअप है सबसे पहले फोकस करेगा? ऑब्वियसली कुछ आपने तो चार्ट आउट किया होगा, कुछ प्लान होगा। देखिए, ये जो हुकूमत की तब्दीली है ये एक बहुत अहम वक्त के ऊपर वाक़या हो रही है। पिछली जो 4 साल की मुआशी पॉलिसियाँ हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसका आपने नतीजा देखा कि गुज़श्ता दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले में 191 रुपए तक गिर गया और स्टेट बैंक ने भी 2.5% शरह सूद में इजाफा किया। ये बड़े इंतहाई इकदाम है और अलामत है कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल बहुत नागफ्ता बे है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो नई हुकूमत के सामने होगा वो ये होगा कि हम मुआशी बहाली और इस्तेहकाम को कितनी जल्दी मुमकिन बना सकते हैं और जो मईशत का हैमरेज या लीकेज हो रहा है उसको रोका जा सके। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा कि हम मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन पैदा हुई है गुज़श्ता हुकूमत के ज़रिए, चूँकि उसने मुसलसल 4 सालों में लोगों में नफ़रत पैदा की, लोगों में पोलराइजेशन पैदा की। एक खुशाइन बात यह है कि जो हुकूमत आई है इसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर तकरीबन मुल्क की तमाम जमहूरी कुव्वतें शामिल हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज होगा कि मुल्क के अंदर गवर्नेंस के निज़ाम को बहाल करना। सफारती तन्हाई है उसको दूर किया जाए। हमारा दोस्त बरादर मुल्क चीन, जिसने सी पैक में हमें बहुत मदद की, गुज़श्ता 4 सालों में सी पैक को तकरीबन सस्पेंड या फ्रीज कर दिया गया, कोई एक नया प्रोजेक्ट नहीं आया। तो हम किस तरीके से सी पैक सर्वाइव कर सकते हैं? अच्छा एहसन साहब, इमरान खान के दौर की हाईलाइट करप्शन मुखालिफ बयानियाँ और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सर्टनली बहुत सी कार्रवाइयाँ थीं जिनमें अल्टीमेटली कुछ साबित नहीं हो सका, आप खुद भी जेल गए। अब सियासी इंतकाम का सर्टनली माहौल था, सबने देखा। खदशा ये है कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, जब आप लोग आ रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ, और ख़ास तौर पर इमरान खान के खिलाफ भी यही सब कुछ आप लोग करेंगे जो उन्होंने आप सबके खिलाफ किया, या कुछ चेंज होगा इस दफ़ा? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मंजूरी के बाद जो खिताब किया उसमें सबसे बुनियादी पैगाम यही दिया कि हम किसी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते और हम मुल्क के अंदर विच हंटिंग, मुखालफिन को बेजा हरासा करना, जेलों में ठोंसना, मीडिया का गला घोंटना, इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे। हम फिर सियासत करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर रिकन्सिलिएशन हो, सब अपना काम करें। और जैसे गुज़श्ता हुकूमत ऑपोजिशन को तस्लीम नहीं करती थी, हम अपनी ऑपोजिशन के हक को, जमहूरी हक को तस्लीम करके उन्हें इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अगर इमरान खान साहब हटदर्मी का मुजाहरा करेंगे तो उन्होंने हुकूमत में भी हटदर्मी का नुकसान उठाया, अगर ऑपोजिशन में भी वो हटदर्मी करेंगे तो शायद मजीद नुकसान उठाएंगे। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, और अच्छा लग सुन के, क्योंकि अब आवाम भी जो है ना, अब दे स्पीक अप, तो अब वो अकाउंटेबिलिटी की बात बहुत होती है और लोग बोलते हैं, तो एवरीबडी हैज़ टू बी अ लिटिल केयरफुल। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच हमें ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच हमारे साथ हैं। नाज बलोच साहिबा, बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान को हटाने का आपका मिशन जो था वो पूरा हुआ। अब बनेगी ऑपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत। अभी हम एहसन इकबाल साहब से भी बात कर रहे थे, उनसे भी हमने ये पूछा था पीपल्स पार्टी की नज़र में टॉप 3 कौन से मसाइल हैं जिन पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो एक कोशिश रही है पाकिस्तान को सबसे पहले मुआशी बहरान से बाहर निकालने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि सबसे अहम मसला हमारा मुआशी बहरान से पाकिस्तान को बाहर निकालना है और मईशत के हालात को बेहतर करना है ताकि आम आवाम तक इसके फ़वाइद जा सकें और आवाम को रिलीफ मिल सके। तो पहला हमारा जो बुनियादी इशू है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं वो मुआशी जो सिचुएशन है उसके पर हम काम करना चाहते हैं। और दूसरी जो बात है वो यही, जो गवर्नेंस की सूरत हाल थी वो बहुत अबतर सूरत हाल थी, उसको कंट्रोल करना है। और ये वो अहम मसाइल हैं जो आवाम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और जो हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती है, उसका बुनियादी जो अहम बुनियाद उसकी होती है वो डिलीवरी होती है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और एक गवर्नेंस जो है वो एक हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी अक्कास होती है। अच्छा नाज साहिबा, इमरान खान साहब पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं आपको कि सर्टनली उनका तो काम ही अपोजिशन करना है। वो नई हुकूमत को कैसे काम करने देंगे, आप लोग कैसे चैन से बैठने देंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द मामलात इलेक्शन की तरफ जाएं। तैयार हैं आप लोग? जितनी भी अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल मुत्तहिदा अपोजिशन रही है उनके पास वो तजुर्बा है, उनके पास गवर्नेंस की भी मिसाल है। खुद सिंध में पीपल्स पार्टी ने और इससे पहले वफाक में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया वो अपनी मिसाल आप है। BISP जैसे सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हमने दिए, हमने 18वीं तरमीम जैसे तरामीम देके सूबों को इख्तियारात दिए, हमने NFC अवार्ड दिया, हमने काम किया है, हमने डिलीवर, हमने रोजगार के मौके पैदा किए। और एक्सपोर्ट्स जो है, पीपल्स पार्टी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट उस जमाने में जब डॉलर जो है वो कई दर्जा कम था। अच्छा नाज साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमारे पास बड़ी खबर है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में यह फैसला हुआ है, पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, कि इस्तीफ़ों पे गौर किया जा रहा है। लेकिन अब ये बात सामने आई है, इससे पहले फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने भी कन्फर्म किया था कि मुमकिन तौर पर इस्तीफ़े दे देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन खबर है कि इस्तीफ़े देने के मामले पर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में ही इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अरकान की एक बड़ी तादाद है, इसने असेंबली से मुस्ताफ़ी होने के हक में फैसला दिया है, और उतनी ही बड़ी तादाद है जो कहती है कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। शेख रशीद और फवाद चौधरी पार्टी को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहर्रिक हैं, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बाज़ लोग जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अगर हम मुस्ताफ़ी हो गए तो अपोजिशन की जो हुकूमत होगी उनको तकर्रियाँ करने, कानून साजी पर खेलने और दीगर चीज़ों का ऐसा मौका मिलेगा जो उनको नहीं देना चाहिए। अच्छा जी, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ की वफ़द जो है उसके हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद हुई है अभी। और शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद भी दी है। ये जो मिलने का अब सिलसिला है और मुबारकबाद देने का, वो तो आज पूरा दिन ही आपको पता है चलेगा। बिल्कुल, वो शुक्रिया का सिलसिला भी जारी है। लेकिन साथ ही साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के हक में नहीं है। इससे पहले फवाद चौधरी ने मीडिया पे आके बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि अगर जो शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पे हमारे एतराज़ात हैं वो ना माने गए, ना सुने गए, तो हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और अब इत्तलात ये हैं कि बाज़ लोगों की राय ये है कि शेख रशीद और फवाद चौधरी तो पार्टी को सियासी मंजरनामे पे से आउट करने के लिए काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, और मुस्ताफ़ी हो गए तो कानून साजी का भी अपोजिशन को खुलकर मौका मिल जाएगा, तकर्रियाँ भी अपनी मर्जी से कर सकेंगे। इसलिए अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो देन देयर विल बी नो अपोजिशन। हाँ, यही इसीलिए तो इख्तिलाफ है। ये ऑप्टिक्स भी अगर आप देखें। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये बता दें कि ये हम ऑल्दो हमारी टॉप स्टोरीज में नहीं था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से देयर हैव बीन नो डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक बात है। वील सी यू टुमारो, बाय।